हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट 25 को। इससे पहले हम लोगों ने 24 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किया है। 24 में से 20 मॉक टेस्ट को हम लोगों ने 20-20 प्रश्नों के सेट के रूप में प्रैक्टिस किया है और लास्ट 4 जो रहा है 20 के बाद वो हम लोगों ने 25-25 प्रश्नों के 4 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किया है। यह सेट भले ही दरोगा परीक्षा के मद्देनज़र तैयार किया जा रहा है और सिर्फ इम्पॉर्टेंट और या वैसे प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है जो अमूमन कम देखने के लिए मिलता है। तो स्पेशल सेट के तौर पर इसको दरोगा परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। यह ना सिर्फ दरोगा परीक्षा के लिए बाकी अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह बहुत ही कारगर साबित होगा। खासकर यह बीपीएससी के लिए भी बहुत स्पेशल माना जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। आज हमारा 25वां सेट है और 25वें सेट का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदूषी कार्यक्रम 2023 जो है किसने प्रारंभ किया है। ध्यान से सुनिएगा, यह करंट अफेयर्स पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विज्ञान विदूषी कार्यक्रम 2023 जो है यह शुरुआत किया गया है, तो यह किसने शुरुआत किया है ये आपको जवाब देना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के द्वारा या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर आपका होमी जहांगीर भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। चौथा है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर। किसके द्वारा तैयार किया गया है, शुरू किया गया है विज्ञान विदूषी कार्यक्रम को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विज्ञान विदूषी कार्यक्रम जो है होमी जहांगीर भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा तैयार किया गया है। ये भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है विज्ञान विदूषी कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। तो किस संस्था के द्वारा तैयार शुरू किया गया है, यह होमी जहांगीर भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा जो है किसका शुरुआत किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो यहाँ पर पहला विकल्प है 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, दूसरा है आपका 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, तीसरा है आपका 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी विकल्प चौथा है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अनुच्छेद 31 में पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया कि 31 से अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था यहाँ से हटा करके 300 को में जो है इसको डाल दिया गया और अब यह क्या हो गया, मौलिक अधिकार नहीं रह गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब यह कानूनी अधिकार रह गया है। तो 31 अनुच्छेद 31 से उठा करके कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, कब रखा गया, तो 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आइए उसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। यानी भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ए वाराणसी, बी मैसूर, सी नई दिल्ली, डी शिमला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, मैसूर। यानी भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो है वह मैसूर में स्थित है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में है मैसूर। उसके बाद आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है ए, मुनाफा कमाना, बी, अधिकाधिक उत्पादन, सी, आर्थिक स्वतंत्रता और डी, अधिकतम लोक कल्याण। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये होता है। लेकिन यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका मुनाफा कमाना, अधिकतम मुनाफा कमाना। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा।
लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोक कल्याण। याद रखिएगा दोनों बातें। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है फिरोज शाह तुगलक ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने कई संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ए तारीख़ फिरोज शाही, बी फतवा ए जहांदारी, सी दलियात ए फिरोज शाही और डी रहला। तो डी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि 1333 ईस्वी में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आता है। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। और इन्होंने अपने यात्रा का वृत्तांत जिस पुस्तक में किया उस पुस्तक का नाम होता है रहला। तो यहाँ पर रहला तो जवाब नहीं होगा। रहला के बारे में मैंने बताया कि इब्न बतूता की पुस्तक है। ठीक है, मोरक्को के निवासी थे, 1333 में भारत आए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी दलियाते फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। उसे किस नाम से जाना जाता था? दलियाते फिरोज शाही। ठीक ना, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद करवाया उसको दलियाते फिरोज शाही के नाम से जाना जाता था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोकना जनजाति पाई जाती है। तो कोकना जनजाति जो है यह किस राज्य में पाई जाती है? आपको बताना है। ए झारखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी राजस्थान। कोकना जनजाति जो है राजस्थान राज्य में पाई जाती है। कोकना जनजाति राजस्थान राज्य में। ठीक है, कोकना राजस्थान। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नाइटर किस धातु का अयस्क है? नाइटर किस धातु का अयस्क है? स्ट्रांसियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। किस धातु का अयस्क है आपका? नाइटर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पोटेशियम। यानी पोटेशियम धातु का जो अयस्क होता है वह नाइटर होता है। नाइटर पोटेशियम, नाइटर पोटेशियम। नाइटर किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का। नाइटर किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का। नाइटर पोटेशियम। ठीक है, इस प्रकार से कई बार बोलकर याद रखना चाहिए, रटना चाहिए। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्लोरीन गैस के परमाणु के बीच कैसा बंधन होता है? क्लोरीन जैसे Cl2 लिखते हैं ना, तो क्लोरीन गैस जो है इसके परमाणु के बीच कैसा बंध होता है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है आपके पास। ए सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, आयनिक और योजक बंधन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए। क्या होगा? सहसंयोजक बंधन। क्लोरीन गैस के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना? 17। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 8, 10 और 7, 17। यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा आपका 7। ये हो गया 6, नहीं यहाँ तक हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 7। एक और क्लोरीन यदि बनाऊँ तो इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से ये, तो एकल बॉन्ड जो ये बना ये क्या हुआ? सहसंयोजक बंधन। ठीक है, इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? बाजरे का साक्ष्य जो है किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है या मिला है? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी मोहनजोदड़ो, डी राखीगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए लोथल। बाजरे का साक्ष्य जो है कि लोथल जो है कि हड़प्पा स्थल है वहीं से प्राप्त हुआ है बाजरे का साक्ष्य। लोथल से बाजरे का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? कौन जो है कि जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? ए है आपको एक्वोक्लाइन, बी है आपका हेलोक्लाइन, सी है आपका पिक्नोक्लाइन और डी है थर्मोक्लाइन। तो आपको बताना है कि किसी जल निकाय में जो है जल प्रवणता को कौन दर्शाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पिक्नोक्लाइन। ठीक है, जल निकाय में घनत्व प्रवणता को पिक्नोक्लाइन दर्शाता है। पिक्नोक्लाइन, जल निकाय में घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन दर्शाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, परिघटना क्या है? विकल्प ए कहता है गोधूलि से सूर्य का अमाप। दूसरा है आपका कि उषा काल में सूर्य का रंग। और तीसरा है उषा काल में चंद्रमा का दिखना।
चौथा है आपका आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। पांचवा है आकाश में तारे का टिमटिमाना। अब बताना क्या है, तो बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है। आपको बताना है कि 5 परिघटनाएं आपको बताया गया है। गोधूली से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना और आकाश में तारे का टिमटिमाना। आपको बताना है कि दृष्टि भ्रम इन 5 में से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 5 जो है यह दृष्टि भ्रम है। ठीक है, ऐसा होता नहीं, दृष्टि भ्रम के कारण आपको तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं लेकिन प्रतीत होता है, इसी को दृष्टि भ्रम कहते हैं। उषा काल में सूर्य का रंग जो है आपको अलग दिखाई देता है, तो गोधूली के समय भी सूर्य का आमाप जो है आपको अलग प्रतीत होता है। तो ये सारा क्या है, दृष्टि भ्रम है। आपको बताना था कि दिए गए परिघटनाओं में से कौन दृष्टि भ्रम है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर क्या हुआ कि सही हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया हम लोगों का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4 को बताना है कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर है विकल्प ए, भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है यह भाग 9 में दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है मालवा पठार की मिट्टी जो है कौन सी है। प्रमुख मिट्टी आपको बताना है कि कौन सी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपको बताना है कि प्रमुख मिट्टी है मालवा पठार की, मालवा पठार। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी हो गया, काली मिट्टी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग में लाई गई। तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, राज कृष्णा के द्वारा, आर.के.बी. राव के द्वारा। आपको बताना है कि सदाबहार क्रांति जो भारत में प्रयोग में लाया गया यह किसके द्वारा लाया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सदाबहार क्रांति का मतलब है हरित क्रांति से। ठीक है, और हरित क्रांति के जन्मदाता भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। यदि हरित क्रांति के लिए वर्ल्ड में, विश्व में कहेंगे कि कौन है तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सदाबहार क्रांति भारत में जो है यह एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। विकल्प बी यहाँ पर क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो गया। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। हल्बी जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है आपको बताना है। पहला विकल्प है आर्य, दूसरा विकल्प है द्रविड़, तीसरा विकल्प है मुंडारी, चौथा विकल्प है आपका मैथिली। तो यहाँ पर हल्बी जो है आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो हल्बी जो है यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 हमारा कहता है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो दिल्ली पर आने वाले जो ये वंश आप देख रहे हैं कि सभी वंश है, चारों के चारों, एक है खिलजी, 2 है लोधी, 3 है सैयद और 4 है गुलाम। तो ये 4 वंशों में से आपको क्रम आपको बताना है कि कैसे कैसे भारत पर आक्रमण किया, कैसे कैसे दिल्ली पर आए, दिल्ली सल्तनत पर अपना अपना राजवंश को स्थापित किया। तो वैसे तो आप लोग ट्रिक भी इसके लिए जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊँगा। तो ये है आपका क्रम। ट्रिक क्या है, थोड़ा सा रोमांटिक ट्रिक है, थोड़ा याद रखेंगे। और मैं ट्रिक, उम्मीद है कि मुझे जैसा लग रहा है कि ट्रिक मैंने बना दिया है। यदि नहीं बनाया होगा तो आपको निश्चित रूप से ट्रिक बनाकर इसके लिए मैं दूंगा। और मुझे लगता है कि मैंने ट्रिक इसके लिए दे रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे ट्रिकी जीएस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप दिल्ली सल्तनत को चेक करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा ट्रिक। और यदि नहीं होगा तो मैं एक दे दूँगा। तो ट्रिक है आपका गुल खिला के तू सैया ला दो। क्या ट्रिक है, गुल खिला के तू सैया ला दो। गुल का मतलब हुआ गुलाम वंश, खिला के मतलब खिलजी वंश,
तू मतलब तुगलक वंश, सैया मतलब सैयद वंश, लादो मतलब लोधी वंश। तो ये क्रम है, मतलब गुलाम वंश, गुल खिला के, खिलजी दूसरा हो गया, तू मतलब तुगलक यहाँ पर नहीं है लेकिन तीसरा हो गया तुगलक, शैया मतलब सैयद वंश और लादो मतलब लोधी वंश। यानी 4 1 3 2 ये क्रम जो है आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, बौद्ध साहित्य विशुद्धि मग एवं निदान काठा के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। तो बौद्ध साहित्य में विशुद्धि मग और निदान काठा के लेखक जो हैं आपको 4 विकल्प है, अश्व घोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष और नागार्जुन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी बुद्ध घोष जो हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में विशुद्धि मग और निदान काठा के लेखक बुद्ध घोष थे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं जो है एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस भी, द्रव भी और गैसीय अवस्थाएं भी एक साथ रह सकती हैं वह ताप क्या कहलाता है। क्वथनांक, गलनांक, हिमांक अथवा त्रिक बिंदु। तो सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिक बिंदु। विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं जिस पर एक साथ रह सकती है उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 हमारा कहता है कि जेएसपी का मतलब क्या है। तो जेएसपी का मतलब क्या है, जावा सिंपल पैसेज, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, सी है जावा सर्वर पेजेज, इसको पेजेस या पेजेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डी है आपका जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, जावा सर्वर पेजेज, पेजेज को आप पेजेस लिखा हुआ है या पेजेज भी बोल सकते हैं। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश को जब हिंदी में किया जाता है तो कुछ कुछ ऐसा अंतर, जैसे कि बहुत लोग क्या है कि लाइसोसोम भी बोलते हैं, बहुत लोग लाइसोजूम भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, जब अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किया जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा होता है। तो यहाँ पेजेज या पेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा जेएसपी का मतलब जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां हमारा प्रश्न क्या कहता है कि विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विटामिनों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बी कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, सी कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं और डी विटामिन के जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर डी आपका क्या है कि असत्य है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए और विटामिन बी ये दो जो है, सॉरी गलत बोला रहा है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई और के जो है यह वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विटामिन के जल में घुलनशील है, जो गलत है। तो आपको कहा था कि असत्य बताइए, तो डी बता दीजिए कि असत्य है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 कहता है कि तपोवन महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में होता है। तो तपोवन महोत्सव का आयोजन बिहार के ए गया, बी राजगीर, सी पूर्वी चंपारण और डी मुंगेर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, गया में होता है तपोवन महोत्सव का आयोजन। तपोवन महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में होगा, तो गया जिला में होता है तपोवन महोत्सव का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है किस वर्ष की जनगणना बिहार के स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी। बिहार का जो स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर पहली बार जनगणना हुआ था वो हुआ था वर्ष 1941 में। विकल्प ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है कि वर्ष 1941 की जनगणना जो है बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर किया गया था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 हमारा कहता है कि 1857 की क्रांति में मोहम्मद हुसैन खान ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो आपको बताना है कि मोहम्मद हुसैन खान जो नेतृत्व किए थे किस क्षेत्र का नेतृत्व किए थे। ए कटिहार, बी गया, सी छपरा, डी नालंदा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, छपरा का जो है कि नेतृत्व कौन किए थे, मोहम्मद
हुसैन खान ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI हो जाता है, खासकर बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहम्मद हुसैन खान जी नेतृत्व किए थे, बिहार के किस क्षेत्र के किए थे, तो छपरा से किए थे नेतृत्व हुसैन खान ने। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 है हमारा, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? ए अजीतनाथ, बी मल्लीनाथ, सी शीतलनाथ और डी नेमिनाथ। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी मल्लीनाथ। क्या मतलब हुआ कि मल्लीनाथ एक तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर, जिनका जन्म जो है मिथिला में हुआ था। तो याद रखिएगा कि मिथिला क्षेत्र में जैन धर्म के किस तीर्थंकर का हुआ था? तो मल्लीनाथ का जन्म जो है कि मिथिला क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, इसका क्या प्रमुख वर्क है, क्या काम करता है ये हार्मोन, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर 4 ग्रंथि को हमने लिया है और 4 प्रकार के वर्क को लिया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। कहा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर लेना है। तो सूची 1 में क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में दिया हुआ है और स्रावित हार्मोन को दिखाया गया है। तो ये आपका जनन ग्रंथि, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो जनन ग्रंथि जो होता है उससे स्रावित होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यह जनन ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद आपका पीयूष ग्रंथि, इसी को प्यूटेटरी ग्लैंड अथवा मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह मटर के दाने के समान होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि ही है। इसका मुख्य काम जो है यह वृद्धि हार्मोन सिक्रेशन करता है। बाकी सभी ग्रंथियों का कंट्रोल भी यहीं से होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और भी बहुत सारे हार्मोन्स का स्रावित होता है, लेकिन प्रमुख जो है वृद्धि हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। उसके बाद अग्न्याशय, इसको अंग्रेजी में पेनक्रियाज बोलते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि इसके बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। यह इंसुलिन शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, चीनी की मात्रा। यदि इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से कम हो जाता है तो शरीर में चीनी बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं अथवा शुगर बीमारी कहते हैं। अब एक ही मिलाने के लिए आपका अधिवृक्क ग्रंथि है, इसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इससे कार्टिसोल जो है स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कार्टिसोल। तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड, इसको ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को, अधिवृक्क ग्रंथि को। यह वृक्क यानी किडनी के ऊपर में जो है दोनों किडनियों पर स्थित होता है। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, इससे कार्टिसोल स्रावित होता है और इसको ताप नियंत्रक ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 होगा, 1 नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का शीट नंबर 25। उम्मीद है आप लोगों को शीट बहुत ही पसंद आ रहा होगा। आप अब तक भी हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं प्रश्न का कलेक्शन कर रहा हूँ, जो साधारण प्रश्न है उस टाइप के प्रश्न को कम, और जो महत्वपूर्ण है वैसे प्रश्न जो कम से कम विद्यार्थी हैंडल कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, उस टाइप के प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आपके बीच उपस्थित होता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नियमित रूप से बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।